रेडी, स्टार्ट। रेडी, ओके। किसी ने क्वेश्चन पूछा था प्रेम्बल के बारे में, व्हाट इज प्रेम्बल? Am I audible to all? Yes. Okay. Preamble is nothing. It is an introduction of our constitution. Introduction of our constitution. What does it mean? इसका बेसिक सा मतलब ये है कि अगर आपको ये पता करना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली है कैसा, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। बस आप अगर प्रियम्बल को एक बार पढ़ लेंगे देन यू विल फील कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यही बस हमारा प्रियम्बल है। और प्रियम्बल के बारे में और भी जो फैक्ट थे वो हम लोग आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, नाउ ठीक है, आज का टॉपिक नाउ, आज का टॉपिक फंडामेंटल राइट। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हेलो सर जो चैट है ना मीटिंग में हो सके तो ऑफ कर दीजिए सर। एक बच्चा वो साथ है मीटिंग में और फिर वो चैट में फालतू। ओके ओके, आई एम सेइंग दिस। सर इसकी चैट ऑफ करवा दीजिएगा। The recording of the screen to take. वेट अ वाइल। ओके, लेट्स स्टार्ट। वो मैनेजमेंट कर रहा है, वो चीज़ें हो जाएगी। कम टू द पॉइंट। रेडी, ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, फंडामेंटल राइट। सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली फंडामेंटल राइट। ठीक है, इसको फंडामेंटल क्यों बोला जाता है, इसको थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करिएगा। एक वर्ड है फंडामेंटल एंड दूसरा वर्ड है राइट। राइट तो सबको पता होता है, सबको पता है कि राइट क्या है। आपके भी अधिकार है, आपको सांस लेने का अधिकार है, आपको कहीं भी विदाउट एनी हेजिटेशन जाने का अधिकार है, आपको कुछ भी पहनने का, खाने पीने का अधिकार है। इस तरीके से आपके एक लिस्ट है जो आपके अधिकार आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो भाई ये फंडामेंटल राइट किस तरीके के अधिकार होते हैं? तो फंडामेंटल राइट को बस समराइज करके बस मैं बता दूं, फंडामेंटल राइट बस वो राइट होते हैं कि अगर ये किसी इंसान से ले लिए जाएं तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, फॉर अ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट इज नेसेसरी। ओके, तो फंडामेंटल राइट क्या होते हैं कि ये किसी भी इंसान के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट इट माय पॉइंट? इसी वजह से इनको फंडामेंटल राइट बोलते हैं। और इनको फंडामेंटल राइट बोलने के पीछे एक रीजन और भी है। इसको फंडामेंटल राइट बोलने के पीछे एक रीजन और भी है, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको गारंटी के रूप में दी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इसके लिए गारंटी दी है। मींस कि अगर आपके इन फंडामेंटल राइट के साथ कोई दिक्कत आती है तो जो आपकी जुडिशरी है वो इसको रिड्रेस करेगी।
बात इज क्लियर? तो मीन ये है कि फंडामेंटल राइट वो राइट होते हैं कि जो एक इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको फंडामेंटल राइट इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से हमको मिले हैं। और अगर कोई पर्सन या कोई अथॉरिटी आपके इन फंडामेंटल राइट को आपसे लेने की कोशिश करेगी, देन कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमको ये पावर दी है कि हम उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा फीचर है जो कि फंडामेंटल राइट के रिस्पेक्ट में था। ओके, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। सम फैक्ट अबाउट द फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहला फैक्ट, ये जो फंडामेंटल राइट है ये हमारे पार्ट 3 में आता है। पार्ट याद है सबको, एवरीवन? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जब क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें हम लोगों ने देखा था ना कि 3 हिस्से थे, एक पार्ट, एक आर्टिकल और एक शेड्यूल्स। तो किस में आता है? पार्ट 3 में आता है। और कहां से लेके कहां तक आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में हमारे फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर जो फंडामेंटल राइट 12 से 35 के बीच में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए गए, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। जब कभी भी गवर्नमेंट को लगेगा कि इस फंडामेंटल राइट की वजह से कोई दिक्कत हो रही है तो वो इसको चेंज भी कर सकती है। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं। अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे राइट टू प्रॉपर्टी, शायद कुछ लोगों ने इसको पढ़ा हो। राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में था, ठीक है ना। इसकी वजह से अगर आपको मैं थोड़ी एसेंस बताऊंगा, लेकिन इसमें से टाइम बहुत चला जाएगा। इसकी वजह से इंडिया का ओवरऑल डेवलपमेंट काफी तरीके से हर्ट हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के जरिए से इसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया, लीगल राइट बना दिया और इसको आर्टिकल 300A में रख दिया। बात क्लियर है? क्या हुआ, ये एब्सोल्यूट नहीं है। जब सरकार को लगेगा कि इनकी वजह से ओवरऑल डेवलपमेंट में, देश के डेवलपमेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो सरकार इनको एब्रोगेट भी कर सकती है, इनमें चेंजेस कर सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी कहलाता है, क्योंकि इसकी वजह से ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, उसकी वजह से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए से, जो कि 1978 में आया, हमने राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया, जिसको आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इट इज जस्टिसेबल। बहुत बेसिक सा पॉइंट है, बहुत बेसिक सा पॉइंट है। इट इज जस्टिसेबल, इट मीन्स कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, अगर आपके फंडामेंटल राइट आपसे कोई छीन रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब सीधा सही है। अब कोर्ट जा सकते हैं, इसका मैटर क्या है, कोर्ट जाने के लिए आपको 2 आर्टिकल की जरूरत पड़ती है। कोर्ट जा सकते हैं, यहाँ पे कोर्ट की मैंने बात की तो यहाँ पे कोर्ट कौन सा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 तरह के कोर्ट आप जा सकते हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट। अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है और आप उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो अंडर आर्टिकल 32 के जाएंगे, ठीक है। और बट अगर आप उसी आपके फंडामेंटल राइट का हनन अगर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में अगर आप हाई कोर्ट जाएंगे तो आर्टिकल 32 के थ्रू नहीं जाएंगे, बल्कि जाएंगे आर्टिकल 226 के तहत। ओके, ये बेसिक सा फैक्ट है कि ये जस्टिसेबल है। इसका मतलब है कि आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जाने का मतलब क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आर्टिकल 32 का सहारा लेना पड़ेगा। इफ यू आर गोइंग विद हाई कोर्ट देन यू हैव टू यूज आर्टिकल 226। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नॉट ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या मीन्स निकल रहा है इसका? For people who
इट मीन्स कि जो फंडामेंटल राइट है ये हम लोग मत सोचे कि सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडियन सिटीजन को ही दिए हैं, इट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द फॉरेनर्स। पॉइंट इज दैट। बट यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आप लोग के सामने शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर। लेकिन जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं उसमें से कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को दिए गए हैं। वो मैं बस आर्टिकल की एक लिस्ट लिखे दे रहा हूँ, बस 5 आर्टिकल हैं, उनको आप लोग बस देखिएगा, वो आप लोग के काम आ सकते हैं आगे। ठीक है, वो कौन से आर्टिकल हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को दिए गए हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये जो आर्टिकल है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को दिए गए हैं। इसके अलावा जितने आर्टिकल हैं वो इंडियन और फॉरेनर्स दोनों को दिए गए हैं। ठीक है, अब ये जो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये है क्या, ये आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। Initially there are 7 fundamental rights, but after 44 constitutional amendment in 1978, right to property abolished from the constitution। क्या लाइन कह रही है कि इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, एनीवन कैन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब रेडी हो गया था? 26 ऑफ नवंबर या जनवरी? 26 ऑफ नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एकदम रेडी था, बट हमने उसको लागू नहीं किया था। लागू कब हुआ है? 26 ऑफ जनवरी, रिपब्लिक डे वाले दिन। बहरहाल जिस टाइम ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ उस समय हमारे 7 फंडामेंटल राइट थे। कितने फंडामेंटल राइट थे? 7 फंडामेंटल राइट। 7 फंडामेंटल राइट। कौन से राइट थे उसको देखने के लिए ये देखिए, ये पिक्चर आप लोगों को दिख रही है। 7 तरीके के फंडामेंटल राइट थे जो हम लोगों को अवेलेबल थे। एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, राइट टू इक्वालिटी, जिसके बारे में राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में। इसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 19 से 22 के बारे में बात हुई है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 इसके बारे में बात करते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेके 28 तक इसके बारे में बात की गई है। एंड आर्टिकल यस मैं अभी आगे स्लाइड्स में आ जाएगा, मैं बस मेंशन कर रहा हूं, मैं यहां पे भी लिखे दे रहा हूं। जो पहला पॉइंट है राइट टू इक्वालिटी, ये आपके आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23, 24। नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेके 28। एंड 5वां कल्चरल एंड एजुकेशनल वाला जो है वो है 29 से लेके 30। और छठा जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये है आर्टिकल 32। मीन टू से ये है कि फंडामेंटल राइट में जो आपके आर्टिकल 12 से 35 हैं उनको हमने 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 एंड 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32। बस अब यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बात बताने जा रहा था वो आप ध्यान से रखिए। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस समय हमारे पास 6 नहीं बल्कि 7 आर्टिकल थे, 7 तरीके के फंडामेंटल राइट थे, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया था। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में जिसके बारे में बात होती थी, आपको पता है शुरुआती स्लाइड्स में बता दिया था कि आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको हमने 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए से नल एंड वॉइड करके इसको लीगल राइट बना दिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने राइट बचे हुए हैं? 6 तरीके के राइट बने हुए। इन्हीं के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है मुझे, जो आज की क्लास में हम लोग फुल्ली देखेंगे। यहां तक बात क्लियर है सबको? एवरीवन
सर राइट टू प्रॉपर्टी उसके लिए ना कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हाँ अभी बताएंगे। राइट टू प्रॉपर्टी, देखिए मैं बताऊं, जब देश आज़ाद हुआ तो राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब हर इंसान कह रहा था मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मेरे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था राइट टू प्रॉपर्टी है, तो सब इंसान चाह रहे थे राइट टू प्रॉपर्टी होगी, और जिसके पास थी तो उसके पास थी। हुआ क्या, जब सरकार ने डेवलपमेंट के काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, अब सरकार ने कहा कि भाई मुझे ऐसा है कि एक रेल की पटरी एक गाँव से लेके जानी है और इस गाँव के बीच से लेके जानी है, तो गाँव वाले ने कहा नहीं ये तो मेरी ज़मीन है, हम कहाँ से जाने के लिए देंगे, हमें नहीं है। तो कहने लगे कि नहीं भाई सरकार का काम है, आपको ज़मीन देनी पड़ जाएगी। कहने लगे नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल राइट है, अगर आपने मुझसे मेरी ज़मीन ली हम चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। परेशान है सरकार, कैसे लाइन की पटरी बिछाए। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस प्रॉब्लम को देखते देखते जब 1978 का समय आया तो मोरारजी देसाई साहब की सरकार थी, उस समय उन्होंने कहा भाई इसको अब करना पड़ेगा नल एंड वाइड, इसका कोई दूसरा सोल्यूशन निकालो। तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के जरिए से हमने जो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में थी उसको फंडामेंटल राइट से हटाया और आर्टिकल 300A में उसको रख दिया और उसको एक लीगल राइट बना दिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट। अब एक एक करके स्लाइड को कंपनसेशन देती है एग्जैक्टली कंपनसेशन, अब इसके बारे में बात होगी, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी क्या थी, राइट टू इक्वालिटी, जिसके बारे में आर्टिकल 14 से लेके 18 तक बात की गई है। बहुत इजी वे में देखने की कोशिश करेंगे। और इसमें आर्टिकल 14 ये क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सबसे पहली बात, ये तो आप लोगों को एकदम मेमोराइज करना ही है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है वो मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। देखिए ये दो वर्ड यहाँ पर हैं, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा वर्ड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना, दोनों में कोई डिफरेंस जरूर है। ये बताइए सनी देओल की मूवियां कौन कौन देखता है? अरे देखी तो होंगी, अब नहीं आते लेकिन देखी तो होंगी, बहुत सी मूवियाँ हैं उनकी। तो सनी देओल की मूवी में वो सबको कोर्ट जरूर ले जाते थे, जैसा आप ऐसा कुछ कहते थे, ठीक है। तो आपने जब वो उनकी मूवीज में कोर्ट वाले जो सीन होते थे उसमें आपने एक मूर्ति देखी होगी, एक मूर्ति होती है व्हाइट कलर की, वो ब्लैक कलर की पट्टी आंखों पे बांधी होती है और एक तराजू लिए रहती है, ये तो सबको पता ही है, ठीक है ना। वो है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि कानून के सामने सब बराबर है, एवरीवन आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। आगे कोई भी खड़ा हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे एक नॉर्मल सा पर्सन हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सब बराबर है, कानून के सामने सब बराबर है। ये चीज क्या कहलाती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। लेकिन फिर ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है। हुआ क्या कि जब इस चीज को देखा जा रहा था तो महसूस किया गया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ में कुछ कमियां हैं। कुछ कमियां का मतलब क्या है, अब हम कानून के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, अब एक पर्टिकुलर किसी ने कोई जुर्म किया है, उसमें एक छोटा सा बच्चा है और सेम पर्टिकुलर जुर्म में एक अडल्ट पर्सन भी है, 18-20 साल का लड़का है। तो बताइए अगर उसने आंखों में पट्टी बांध रखी है तो दोनों को बराबर वो सजा देगा ना, दोनों को बराबर सजा देगा। लेकिन होना क्या चाहिए, बच्चा है ना, वो तो अभी छोटा है, हो सकता है किसी की बहलावे फुसलावे में वो आ गया हो, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग लेके आए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है कि जो जिस सिचुएशन के साथ होगा उसके साथ उसी तरह व्यवहार किया जाएगा। जैसे अगर जब बच्चे इंडिया में जुर्म करते हैं तो उनको जुवेनाइल कोर्ट के जरिए से सजा दी जाती है, ना कि नॉर्मल कोर्ट के जरिए से। ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इज दैट क्लियर? बात यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। बहुत बेसिक सा है। इसमें आर्टिकल 15 कहता है कि अगर आप किसी रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं,
रेस से बिलोंग कर रहे हैं, कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, सेक्स से बिलोंग कर रहे हैं और प्लेस ऑफ बर्थ से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको इसके आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जैसे सपोज ये क्लास चल रही है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि पर्टिकुलर आप क्रिश्चियन हैं तो आप यहाँ पर आके बैठ नहीं सकते। रिलीजन के आधार पर कोई भेदभाव आपसे नहीं होगा। किसी भी रेस से बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी कोई लड़का हो लड़की, इसके आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 5 आधार हैं जिनके आधार पर आपसे कभी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही सरकार करेगी, ना ही हम और आप भी कर सकते। इज दैट क्लियर? आर्टिकल 15 बस इसी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यहां पे मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इस पे ध्यान रखिएगा। जो सरकारी जॉब्स हैं, सरकारी जॉब्स में कभी भी सरकार ये जो ऊपर के 5 दिए हुए थे इन्हीं के आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगी। अगर आप किसी रिलीजन के हैं कोई मैटर नहीं करता, आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब लोगों को सरकारी जो जॉब दी जाएगी उसमें बराबरी से देखा जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 16 सरकारी जॉब में डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात करता है और आर्टिकल 15 एक नॉर्मल सोशल सोसाइटी में होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 17 प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बहुत बेसिक सा है। आप लोगों को याद होगा अभी भी शायद ये प्रैक्टिस है जो कई गांव में इलिटरेसी की वजह से प्रैक्टिस की जाती है कि अगर कोई हायर कास्ट का है तो वो लोअर कास्ट वाले को आपस में बैठाता नहीं है, कि दूर रहते हैं। तो ये एक तरीके की प्रॉब्लम है। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना तो उस समय इस प्रॉब्लम कहा गया कि अब हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, अब किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो क्या हुआ, आर्टिकल 17 में हमने कह दिया अब अनटचेबिलिटी एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी तरीके। अगर किसी ने उसकी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस की तो उसको सजा दी जाएगी। अब सजा कैसे दी जाएगी? सरकार ने इसके लिए कानून बनाए थे कई, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 बनाया और भी चीजें थी, तो उसके तहत उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, कोई भी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करता है, मैं अगर करूंगा तो सरकार मुझे सजा देगी, आप करेंगे आपको सजा देगी। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट है एक पर्सन का, उसके साथ आप अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 कहता है अबोलिशन ऑफ टाइटल, मिलिट्री एंड एकेडमिक्स डिस्टिंक्शन आर हाउएवर एग्जेम्प्टेड। बहुत बेसिक सा। जब देश आज़ाद हुआ, इवन जब अंग्रेज यहाँ पे थे, तो अंग्रेज ऑब्वियसली अगर दिमाग वाले ना होते तो 200-250 साल यहाँ पर राज ना कर पाते। उन्होंने एक तिगड़म निकाली कि देखा कि सोसाइटी में कुछ लोग हैं, अगर इनको थोड़ा सा अगर इनको टेस्ट दे दिया जाए, कोई पद दे दिया जाए, कोई उपाधि दे दी जाए, तो ये लोग हमारी ही गाएंगे। तो क्या हुआ, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खेला। किसी को कह दिया आप सर हैं, आप नाइटहुड हैं, आपको अलग अलग तरीके की इसी तरह के टाइटल देते थे ताकि वो सोसाइटी में अलग रहें और वो अंग्रेजों के साथ उन्हीं के साथ चापलूसी की, उनकी सिकोफेंसी करते रहें। ये जो टाइटल थे, जब देश आज़ाद हुआ तो देखा गया कि इन टाइटल की वजह से बड़ा सोसाइटी में अप्स एंड डाउन है। कुछ लोग बहुत हायर क्लास के हैं, कुछ लोग बहुत लोअर क्लास के हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने आर्टिकल 18 को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। उसने क्या काम किया कि जितने भी तरीके के टाइटल जो अंग्रेजों ने हम लोगों को दिए थे सबको फिनिश कर दिया। मतलब कि A to Z जितने भी राय बहादुर, सर, नाइटहुड, हर तरीके को टाइटल को फिनिश कर दिया। और इसके साथ साथ 1-2 बातें और भी इसमें ऐड की। क्या ऐड की? कि अब इंडियंस जो हैं वो किसी भी दूसरे देश से टाइटल नहीं लेंगे किसी भी तरीके का, और अगर कोई देश उनको टाइटल दे रहा है तो पहले उनको इंडियन प्रेसिडेंट साहब से इसके बारे में पता करना पड़ेगा। पहला पॉइंट, सारे टाइटल खत्म जो कि अंग्रेजों के द्वारा दिए गए थे। और अभी क्या बात है कि अभी कोई भी पर्सन किसी दूसरी कंट्री में जाकर कोई टाइटल नहीं ले सकता। अगर कोई कंट्री उसको दे रही है तो पहले उसको यहाँ के प्रेसिडेंट से पता करना पड़ेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें बहुत अच्छा सा एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि सरकार भी अब सिर्फ मिलिट्री
और एजुकेशन की रिस्पेक्ट में ही टाइटल देगी, इसके अलावा किसी भी फील्ड में टाइटल नहीं दिए जाएंगे। लाइन को देखिएगा, मिलिट्री एंड एकेडमिक्स में ही टाइटल दिए जाएंगे, इसके अलावा किसी भी तरीके के टाइटल उनको नहीं दिए जाएंगे। अब मिलिट्री के टाइटल कौन है, जैसे ब्रिगेडियर साहब, जनरल साहब, कमांडर साहब, ये जो होते हैं ये मिलिट्री के टाइटल है। अब इसी तरीके से आपके एकेडमिक्स के टाइटल कौन है, कोई डॉक्टर बन जाता है तो DR लिखता है, कोई इंजीनियर बन जाता है तो ER लिखता है, तो ये टाइटल है। सिर्फ दो तरीके के टाइटल अलाउड है, एकेडमिक्स और मिलिट्री के टाइटल, ये 2 पॉइंट है। और इसके साथ एक फैक्ट और भी आता है जो आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर दूं, तीसरा पॉइंट जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट ये है कि आपने कभी देखा होगा सरकार की तरफ से किसी को भारत रत्न दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये तरह के भी कुछ चीजें दी जाती हैं। तो ये 3 चीजों को ध्यान में रखिएगा। और एक बात आपको लास्ट में इसमें एक्सप्लेन कर दूं कि सारे तरह के टाइटल खत्म है, सिर्फ और सिर्फ सरकार 2 तरीके के टाइटल दे सकती है। कौन कौन सी, मिलिट्री और एकेडमिक्स। और कभी कभी वो लोगों को सम्मानित भी करती है, जैसे भारत रत्न और भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। तो जो ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जो इस तरह के सम्मान होते हैं, ये बहुत स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आप इनको सफिक्स या प्रीफिक्स में यूज नहीं कर सकते, एज अ सरनेम इसको यूज नहीं कर सकते। बट मिलिट्री और एकेडमिक वालों को आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, लिखा होता है डॉक्टर असद अब्बास, डॉक्टर नाम लिखा होता है। लेकिन अगर आप भारत रत्न या पद्म भूषण, पद्म विभूषित हैं, तो आप इसको सरनेम की तरीके से ऐसे नहीं लिख सकते कि भारत रत्न इक़्तिदार अली खान, ऐसे नहीं लिख सकते आप लोग। इज दैट क्लियर? तो हालत खराब हो जाएगी हम लोग की। पॉइंट इज क्लियर? हाँ, एनी क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 14 से 18 तक देख लिया। और उसके बाद हमको पता है दूसरा आर्टिकल क्या है, राइट टू फ्रीडम, जिसके बारे में आर्टिकल 19 से लेके 20 तक बात की गई है, 19 से लेके 22 तक बात की गई है। तो एक एक करके सब आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम कहलाता है और इसके अंदर 6 तरह की फ्रीडम आपको दी गई है, 6 तरह की फ्रीडम दी गई। इट गारंटीज इन सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ द फॉलोइंग 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स। 6 तरह की फ्रीडम्स आपको आर्टिकल 19 में दी गई है। फ्रीडम नंबर 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपका जो मन हो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। फ्रीडम नंबर 2, फ्रीडम ऑफ असेंबली। अरे भाई, आपने कुछ एक्सप्रेस किया, आपका मन कर रहा है कि मैं अपनी बातों को 2-4 लोगों से और बताऊं, 2-4 लोगों से, 10-20 लोगों से, 30-40 लोगों से और बताऊं, इसके लिए भी आपको अधिकार मिला है, फ्रीडम ऑफ असेंबली। आप असेंबली कर सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। अब आपने अपनी बातों को पहले रखा, बातें रखने के बाद आपने वही बातें 3-4 और लोगों में बताई। अब आपने सोचा मेरी बातें बहुत अच्छी हैं, अब मुझे इन बातों को थोड़ा एक सिस्टमाइज वे में आगे बढ़ाना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ कोई एक ग्रुप बना लूँ। मैंने सोचा कि मैं कोई ग्रुप बना लूँ, जो ग्रुप का कोई नाम दे दूँ, जैसे ग्रेविटी है, मैंने सोचा कि इसका नाम दे दूँ। तो आप एक ग्रुप बना सकते हैं, ये भी आपको अधिकार है। आर्टिकल 19 के इस वाले पॉइंट में आपको अधिकार मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन द कंट्री, विद इन द टेरिटरी। चौथा पॉइंट कहता है कि आपको पूरे भारत में जाने की आज़ादी है। नो वन कैन स्टॉप यू। आप हैं केरला के, आपको जम्मू कश्मीर जाना है, आप जाइए विदाउट एनी इंटरप्शन, कोई आपको नहीं रोकेगा। क्यों? बिकॉज आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 4 में आपको यह आज़ादी दी गई, इट इज योर फंडामेंटल राइट। कहीं भी जाइए। जी बताएं। अभी बता रहा हूँ, अभी बहुत इट इज अ फैंटाबुलस क्वेश्चन। अभी मैं इसको कंप्लीट कर लूँ तब आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे वहीं पे आना था। ओके, मैं आता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब क्या हुआ कि फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, मतलब कि आप कहीं जाएं और आपका मन कर रहा है, जैसे मैं यूपी का हूँ, अब मेरा मन कर रहा है मैं मुंबई में जाकर सेटल हो जाऊं और वहीं पर जमीन जायदाद लेकर आराम से रहूं, कोई दिक्कत ना हो, कोई आपको नहीं रोकेगा। आपका मन कर रहा है, आप जाइए, बिकॉज फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट की राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। नो वन कैन स्टॉप यू। ठीक है, इसके बाद लास्ट इसमें पॉइंट आता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। अब भाई आप कहीं गए हैं,
वहाँ पर रहने लगे तो वहाँ पर आपको कुछ बिजनेस भी तो चाहिए होगा, कोई व्यापार भी तो चाहिए होगा, किसी तरीके का आप वहाँ पर अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ तो करेंगे ना। तो इसकी भी आज़ादी आपको दी गई है। इसको समझने के लिए एक लाइन में समझने के लिए एक क्रोनोलॉजी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपका मन किया, जो भी मन कर रहा है आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी बोलिए, किसी के व्हाट्सएप स्टेटस आएगा उस पर थॉट रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं। अब उसके बाद आपने सोचा मेरे थॉट बहुत अच्छे हैं तो इसको मैं सोच रहा हूँ कुछ और लोगों को बताऊँ, तो कहा चलो भाई असेंबली कर लेते हैं। हमने असेंबली कर ली। अब हमने सोचा कि हमने असेंबली तो कर ली, लेकिन इसको एक सिस्टमैटिक वे में अगर मैं इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन कुछ बना दूं तो ये बहुत आगे अच्छे तरीके से प्रोपेगेट करेगा। भाई बना लो, किसने रोका है आपको, बनाओ, ठीक है। अब आपने बना लिया ऑर्गेनाइजेशन। अब सोचा कि भैया ऐसा है कि मैं सिर्फ यूपी में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं और भी जाऊँ, इस बातों को फैलाऊँ। तो भाई हमें फ्रीडम है कहीं भी जाने की, मैं यूपी में हूँ, बिहार में जाऊँगा, एमपी में जाऊँगा, कहीं भी जाऊँगा, तो उसकी भी आज़ादी, जाओ भाई वहाँ पे जाके फैलाओ। अब आप सोचा कि मैं यहाँ से वहाँ पहुँच गया, वहाँ पर रहने के लिए मुझे जाहिर सी बात है सेटलमेंट करना पड़ेगा। रह लो भाई, घर खरीदो, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब वहाँ पर रहोगे तो खाने पीने की भी तो जरूरत पड़ेगी, बिजनेस करो, प्रोफेशन करो, ऑक्यूपेशन करो, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसा क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉकडाउन में सरकार ने जो रोका था, अमेजिंग क्वेश्चन, रोका था, एग्जैक्टली रोका था, इसके पीछे रीजन। यहां पे क्या होता है, सरकार, मैंने आपको जब इसके फीचर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, आपके फंडामेंटल राइट हैं, आप जा सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन सरकार को अगर लगा कि आपके जाने की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जैसे कोरोना में क्या था, अगर लोग यहाँ वहाँ जाते तो कोरोना ज़्यादा फैला था ना, तो सरकार ने कहा आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। एक तरह सर की क्लास पढ़ी है ना, उन्होंने बताया ना कि एब्सोल्यूट नहीं है, जब सरकार को लगेगा तो वो कम कर देगी, तो हम उसी का यूज़ कर रहे हैं, हम आपके आने जाने की पाबंदी लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी की यही नीड है। क्लियर है बात ये? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 19 में 6 तरीके की आपको स्वतंत्रता, फ्रीडम दी गई है, और ये आप लोग याद रखिए, सिर्फ पढ़ने के पर्पज से मत याद रखिएगा, ये अपने इनर सोल के लिए, भाई ये आपको अधिकार है, आपको पता होना चाहिए, सबके सामने आप बात कर सकते हैं। थोड़ा ये पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़े, यूपीएससी में आइए तब हम आपको और बताएंगे, इसकी डेप्थ है, एक एक पॉइंट पे एक एक लेक्चर चलता है। कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट, फिर आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। नाम थोड़ा खतरनाक लग रहा है ना? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन है कि जिसने सोसाइटी के एक एक पर्सन को टच किया है। इवन जिन लोगों को कभी कभी गिरफ्तार तक किया जाता है ना, उन तक के राइट्स को बताया गया है, और वो जो राइट हैं वो इसी आर्टिकल में बात की गई है। वो जो राइट हैं वो इसी आर्टिकल में बात की गई। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला ये पॉइंट होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को इजी वे में समझा दूं। अगर एक सपोज दैट कोई लोग आए, पुलिस वाले आए और मुझे पकड़ के लेके चले गए, तो इसका मतलब क्या है? क्या मैं मुजरिम हूं? क्या मैं फॉल्ट किए हुए हूं? ये तब प्रूफ होगा जब मेरे पास ये चीजें प्रूफ हो जाए। इस बीच में मेरे पास कई अधिकार हैं, मुझे सरकार ने कई अधिकार दिए। सपोज मेरे पर केस चला और इसमें 3 तरीके के फैक्ट होते हैं जो आपको अधिकार दिए गए हैं किसी के ऊपर। थोड़ा सा अजीब नाम है, लेकिन आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, इसमें ज़्यादा हेक्टिक नहीं होना है, बस आपको ये लाइन याद रखनी है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसमें 3 तरीके के आपको राइट दिए गए हैं, 3 तरीके के राइट दिए गए हैं। नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो डबल जियोपार्डी। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि आज मुझे खत्म करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। देखिएगा बहुत जल्दी से, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी पर्सन को गिरफ्तार कर लिया गया है तब भी उसके पास 3 तरीके के अधिकार हैं कि उसको सजा देने में इन तीनों को देखना पड़ेगा। उसमें से पहला पॉइंट क्या है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो।
इसका मतलब क्या है, बहुत बेसिक सा जल्दी से बता दूं। जैसे सपोज है आज हाथ तोड़ने की सजा है 1 साल की जेल, है ना। मान लीजिए आज हाथ तोड़ने की सजा है 1 साल की जेल। मैंने किसी का हाथ तोड़ दिया, ऐसा करूंगा नहीं, डोंट वरी। मैंने किसी का हाथ तोड़ दिया तो मुझे सजा कितनी मिलनी चाहिए, 1 साल की। लेकिन मान लीजिए जिसका मैंने हाथ तोड़ा था उसने केस को फाइल किया, और केस फाइल करने के बाद ये केस 2 साल तक चला, 2 साल तक चला। अब हुआ क्या, इसी बीच में क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अब आज से हाथ तोड़ने की सजा जो 1 साल थी अब वो 5 साल हो गई है। बीच में 1 साल बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो हाथ तोड़ने की सजा थी वो 1 साल बाद 5 साल हो गई है। अब उसके बाद 2 साल बाद मेरे पर फैसला आया, तो जो जज साहब होंगे कहेंगे ठीक है तुमने हाथ तोड़ा था इनका, अब तुमको 5 साल की सजा मिलेगी। तो हम कहेंगे सर जी सर रुकिए, हमने भी एक तरह की क्लास की है। उन्होंने कहा था नो एक्स पोस्ट फैक्टो है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिस टाइम हमने जो गुनाह किया है उस समय जो सजा इस पर होगी वही मुझे मिलेगी। आगे चेंज हो गई उससे हमें कोई मैटर नहीं है, जज साहब हमको पुरानी वाली सजा दो। तो मुझे कितने साल की सजा मिलेगी, मात्र 1 साल की। ठीक है, बहुत इजी सा, बहुत इजी। आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी का मतलब होता है एक जुर्म के लिए 1 बार ही सजा मिलेगी, उसी जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। लक मूवी देखी हो तो उसमें जब उसको लटका देते हैं, 1 बार फांसी लगती है, बच गया तो कहते हैं दोबारा फांसी नहीं लगती। जो कहते नहीं इंडिया भारतीय कानून, वो यही है, नो डबल जियोपार्डी। एक कोई गुनाह था किसी ने किया, उसको 5 साल तक की सजा मिल गई, सजा काट के वो वापस आया, फिर किसी ने कहा पकड़ो यहाँ तुमने ये गुनाह किया था, फिर से टॉप जेल, नहीं हो सकता, बिकॉज नो डबल जियोपार्डी है। एक जुर्म के लिए सिर्फ 1 बार सजा होगी, 2 बार सजा नहीं होगी। नेक्स्ट, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या है, होता क्या है, मैं इसके पीछे रीजन बताऊं आप लोगों को, कि आपको अपने ही अगेंस्ट गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। आपको अपने ही अगेंस्ट गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये थोड़ा सा इंटरनल बात है, होता है कि जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है ना तो बहुत मारती है, मार के मतलब कि उनसे वो बुलवा लेती है, बताओ तुमने ये किया है, बताओ तुमने ये किया है। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए ये होता है कि आपको अपने ही अगेंस्ट में गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो ये 3 तरह की जो फ्रीडम है ये आर्टिकल 20 के अंतर्गत आपको दी गई है। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, बट आई होप कि डाउट ना हो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर जी बताएं। सर जो एफआईआर में जो स्टेटमेंट फाइल की जाता है सर वो वैलिडिटी होती है कोर्ट में। सॉरी सर जो हम लोग एफआईआर लिखवाते हैं जो स्टेटमेंट होते हैं सर वो वैलिडिटी होती है कोर्ट में। पुलिस के सामने दिया गया कोई भी स्टेटमेंट वहां पर कारगर नहीं माना जाता। आप जो भी गवाही देंगे वो जज के सामने देंगे, वो एक्सेप्ट की जाती है। नहीं तो पुलिस बहुत मार कर गुलवा ले, वो मार कर गुलवा लेगी आपसे। तो यही नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। क्यों, पुलिस का नाम बोल दो, अगर सपोज दैट आई होप नो कि कोई गिरफ्तार हो, बाय डिफॉल्ट अगर कोई हो गया तो अगर पुलिस मार दी और कह रही है बोलो तुमने गुनाह किया है, हाँ मान लेना, क्योंकि इनकी कोई बात ही नहीं मानता वहां पे। आप जब कोर्ट में जज के सामने जाके कुछ बात बोलेंगे वो बात आपकी एक्सेप्टेबल होती है। क्लियर? नेक्स्ट, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बहुत इजी सा है, बहुत इजी सा है, सिर्फ लाइन में कि आपको अपनी लाइफ और अपने आप को इम्प्रूव करने का अधिकार है। मतलब कि आपकी लाइफ की रिस्पेक्ट में और आपकी पर्सनल लिबर्टी, ये आपका अधिकार है, कोई इसको आपके छीन नहीं सकता। अब इसमें आता क्या क्या कैसे समझे, आप चैट करते हैं, सपोज सभी लोग करते होंगे, चैट करते हैं, अगर किसी ने कंपेल करके आपसे आपकी चैट पढ़ ली, किसी ने भी, चाहे वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी हो चाहे वो लोकल पर्सन हो, तो आप उसके अगेंस्ट जाके कोर्ट में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये अधिकार मिला है, राइट टू प्राइवेसी। इसी के अंदर इसमें एक लिस्ट है पूरी, ये अकेला आर्टिकल नहीं, इसमें 25 से 26 से कई ज़्यादा पॉइंट दिए हुए, उसी में से एक पॉइंट है राइट टू प्राइवेसी। तो अगर आपकी कोई पर्सनल चीज़ है ना, वो पर्सनल चीज़ है ना, पर्सनल लिबर्टी है ना आपकी, कोई आप चाहते हैं आपकी चैट कोई ना पढ़े, अगर किसी ने पढ़ ली, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे लोकल पर्सन हो, आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आर्टिकल 22 क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन।
मतलब क्या हुआ, सपोज दैट एक पर्सन है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो जो गिरफ्तारी होती है वो दो तरीके की होती है, एक दफा उसको अरेस्ट बोलते हैं, एक दफा उसको डिटेंशन बोलते हैं। डिटेंशन का मतलब, अरेस्ट का मतलब क्या होता है, पुलिस उसको अपने साथ ले जाके जेल में रखती है, और डिटेंशन का मतलब होता है पुलिस उसको कभी कभी उन्हीं के घर में ही, नजरबंद जिसको सुना होगा, अक्सर पॉलिटिशियन को नजरबंद कर दिया जाता है, तो कभी कभी उनको डिटेन कर लिया जाता है। यहाँ पर दो डिफरेंस है, और इन दोनों की रिस्पेक्ट में अगर पुलिस ने चाहे आपको अरेस्ट किया हो चाहे डिटेन किया हो, दोनों के ही रिस्पेक्ट में आपको कुछ अधिकार हैं जिनके बारे में आर्टिकल 22 में बात की गई है। अब वो अधिकार क्या है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि पुलिस ने आपको अरेस्ट किया तो पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि 24 घंटे के अंतर्गत आपको वो किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। पहला पॉइंट, within a 24 hours it is the responsibility of respected officer कि वो आपको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे within a 24 hours। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि आपको जिस आधार पर गिरफ्तार किया है, जैसे कोई आया मुझे ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकता, कहते हैं अरेस्ट वारंट दिखाओ, वो यही है, यही आपका फंडामेंटल राइट है, दिखाओ हमको क्यों तुम गिरफ्तार कर रहे हो, वजह बतानी आपके लिए जरूरी है, ठीक है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया है तो ये आपको आज़ादी है कि आप अपने मन पसंद का वकील चुन सकते हैं और आपको कोई नहीं रोकेगा। इन सब चीज़ों के बारे में कहाँ पे बात हुई है, आर्टिकल 22 में, जिसमें क्या बोलता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। क्लियर? हाँ बताएं। सर जैसे कि पुलिस लोगों को नजरबंद कर देते तो उसमें राइट टू प्राइवेसी हम लोगों का वो वायलेट नहीं होगा। एग्जैक्टली होगा, लेकिन फिर फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट। सरकार को लगेगा कि अगर आपकी वजह से कोई दिक्कत हुई है तो हम आपके फंडामेंटल राइट को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। एग्जाम्पल इसका, जब आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया जा रहा था तो वहां के जो लोकल जो लीडर थे उनको कुछ टाइम के लिए, इवन 6, 7, 8, 9 महीनों के लिए भी नजरबंद करके रखा गया था। क्योंकि क्यों रखा था, सरकार को लग रहा था अगर ये लोग बाहर रहेंगे ना तो सोसाइटी में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर देंगे अपने भाषण से, किसी भी तरीके से। पॉइंट इज दैट, सरकार को जब लगेगा तो आपकी राइट टू प्राइवेसी को वो रोक सकती है, सरकार को जब लगेगा, बिकॉज फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड। अब तीसरा पॉइंट, तीसरे तरीके का फंडामेंटल राइट क्या होता है, सॉरी कम अगेन। सरकार तो करती है, हाँ ये तो है, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर उसने रोका और आपको लग रहा है कि सरकार गलत कर रही है तो आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकते हैं, आपको अधिकार है। क्यों? बिकॉज फंडामेंटल राइट इज जस्टिसिएबल एज वेल। इफ यू फील दैट सरकार हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है देन यू कैन विजिट टू जुडिशरी। इट मीन्स हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। हाई कोर्ट जाएंगे तो आर्टिकल 226 का यूज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आर्टिकल 32 का यूज करेंगे। जल्दी से कंप्लीट कर दे नहीं तो रह जाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24 में इसके बारे में बात की गई है, बहुत बेसिक सा है, एक इमेजेस देख लिए आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 क्या कहता है इसके बारे में ये लिखा हुआ है, ये है आर्टिकल 23 और ये जो नीचे वाला है ये आर्टिकल 24 है। क्या है? आर्टिकल 23 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, एक लाइन छोटी छोटी है, एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है। आर्टिकल 23 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। मतलब इसका क्या होता है कि पहले क्या होता था, बहुत पहले के जमानों में, कि लोगों का व्यापार किया जाता था, लोगों को बेचा जाता था। जैसे जो निग्रो होते हैं ना आपके जो सदर्न अफ्रीका में, वहां पर लोगों को बेचा जाता है इस तरह की, हाँ निग्रो जो होते हैं, ब्लैक्स जो होते हैं, उनको बहुत कम स्तर का समझा जाता है, उनको उनका व्यापार किया जाता था, गुलाम रखा जाता था। तो ये सब प्रैक्टिसेस होती थी। तो आर्टिकल 23 कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन बीइंग का व्यापार नहीं होगा, वो किसी भी फॉर्म में हो नहीं होगा। साथ ही साथ आप अगर कोई पर्सन फोर्स्ड लेबर कर रहा है वो भी अलाउड नहीं है। फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन का मन नहीं है काम करने का, लेकिन उसको कंपेल किया जा रहा है कि यू हैव टू वर्क, यू हैव टू वर्क एंड यू हैव टू वर्क। तो
तो अगर वो बंदा जानता होता आर्टिकल 23 तो वो कह सकता नो इट इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23 फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिटेड। अब फोर्स्ड लेबर की कैटेगरी में कई चीजें आती हैं। अगर एक पर्सन का मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती उसको भेज रहे हो, फोर्स्ड लेबर। एक आदमी एक किसी पर्टिकुलर काम के लिए 500 रुपीज देने चाहिए थे, आपने काम तो 500 रुपीज का करा लिया लेकिन उसको रेसिप्रोकल में सिर्फ 200 रुपए दे रहे हो, ये भी फोर्स्ड लेबर है। इसको बोलते हैं बेगार। इज दैट क्लियर? ये भी फोर्स्ड लेबर है, आप इस तरीके से काम नहीं करा सकते। कम टू द आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। मतलब कि बच्चे 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको आप फैक्ट्रीज में, ढाबों में, इस तरह की ऑक्यूपेशन पे नहीं लगा सकते। इट इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 24। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट। यस। ओके, बहुत इजी, ये तो बहुत इजी, इसमें मुझे लगता है कुछ ज्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में से डिस्कशन की गई है। एक एक करके सारे आर्टिकल से देखते हैं। आर्टिकल 25 देखिए, आर्टिकल 25 डील्स विद फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा हवा आ रही होगी, बहुत इजी सा है। कंसाइंस का मतलब होता है आपकी अंदर से फीलिंग आ रही है किसी के लिए श्रद्धा के रिस्पेक्ट में। जैसे बीइंग एज अ मुस्लिम, मैं एक मुस्लिम हूं बट मुझे श्री कृष्ण जी का, भगवान श्री राम का कैरेक्टर बहुत पसंद है और मेरा बहुत मन है कि मैं उनके कैरेक्टर को कभी प्ले करूं। तो मेरा ये कंसाइंस है, मेरे अंदर से भावना आ रही है कि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इवन जब हम लोग कभी जाते हैं तो भगवान श्री राम का कोई मंदिर हुआ, श्री कृष्ण, तो सामने प्रणाम होगा, झुक के आदर सत्कार करते हैं। ये क्यों? क्योंकि मेरी अंतःकरण से ये फीलिंग आ रही है कि उनके प्रति मैं रिस्पेक्ट करूं। तो ये अधिकार भी आर्टिकल 25 में आपको दिया गया है। कंसाइंस, अंतःकरण से आप श्रद्धा रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई आपको कंपेल नहीं करेगा। उसी तरीके से आपको लगा, जैसे मुझे लगा कि मुझे श्री कृष्ण के प्रति बहुत भक्ति है, मुझे भक्ति है और मैं चाहता हूं कि उनको मैं मानूं, तो आप सबके सामने अनाउंस भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूं। दिस इज माई राइट। ये किसने मुझे दिया? आर्टिकल 25 ने दिया कि मैं इसको आप सबके सामने रख भी सकता हूं, प्रोफेस भी कर सकता हूं। नेक्स्ट, प्रैक्टिस। अब मेरा मन कर रहा है तो श्री कृष्ण की भक्ति जिस तरीके से भी होगी मैं करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा मन है जिस तरीके से मैं करूं, और इसी तरीके से मेरा मन है मैं अपने रिलीजन को प्रोपेगेट भी कर सकता हूं। ये 4 पॉइंट आर्टिकल 25 में, कंसाइज, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट योर रिलीजन। ये इंडिविजुअल के लिए है, मतलब आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डील्स विद फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 25 जो था वो कहीं ना कहीं किसी एक इंडिविजुअल के राइट के बारे में बात कर रहा था, मेरे। लेकिन अगर कोई एक मेरी ही तरह की चीजों को मानने वाला एक ग्रुप है, जैसे बहुत से लोग हैं जो श्री कृष्ण को बहुत भक्त मानते हो, मैं उनके भक्त हूं, तो उन लोगों का एक ग्रुप बन जाएगा। अब उनसे रिलेटेड जो भी मैटर होंगे, एक ग्रुप के मैटर जब होंगे, उसकी रिस्पेक्ट में हमें जो अधिकार दिए गए हैं वो आर्टिकल 26 में दिए गए। आर्टिकल 24 फॉर इंडिविजुअल, आर्टिकल 26 इज फॉर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 27 क्या कहता है? डील्स विद फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 27 कहता है कि आपको कभी भी किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सिंपल, इज दैट सिंपल। सरकार आपसे ये नहीं कह सकती कि हम एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, आप इसके लिए मुझे टैक्स दो, नहीं। क्यों? आर्टिकल 27 ने हमको गारंटीज ने दी। सिंपल। नेक्स्ट, आर्टिकल 28 डील्स विद फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। बहुत बेसिक सा लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं, पीपीटी आपको मिल जाएगी, मैं बस एक्सप्लेन कर दूं। सपोज दैट कोई स्कूल है तो वो पूरा सरकारी स्कूल है, आपने देखा होगा बहुत से सरकारी स्कूल हैं। अगर एक स्कूल सरकारी स्कूल है पूरी तरीके से, तो वहां पर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ स्कूल होते हैं जो रिलीजियस ट्रस्ट के जरिए से बनाए जाते हैं। जैसे मैंने अपनी जो इंटरमीडिएट की जो एजुकेशन है वो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से की है। वहाँ पे क्या होता है, जो वहाँ की जब स्टार्टिंग होती है, डे की स्टार्टिंग होती है, तो वहाँ पर ओम का जाप किया जाता है और साथ साथ एक प्रैक्टिस होती है।
लेकिन यहाँ पर इंस्ट्रक्शन यही है कि अगर कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो टोटली सरकारी है, वहाँ पर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे। बट अगर कोई ऐसी स्कूल है जो किसी रिलीजियस ट्रस्ट के जरिए से चलता हो या कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ऐड हो, वहाँ पर अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अगर आप दे रहे हैं लेकिन आप किसी को कंपेल नहीं करेंगे कि आके वो उसमें अटेंडेंस दे। आर्टिकल 28 बस यही कहता है, सारी बातें आपकी इसमें लिखी हुई हैं। क्लियर? नेक्स्ट बहुत जल्दी करेंगे बिकॉज हम लोग को ये कंप्लीट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी और भी है। नेक्स्ट है 5वां आर्टिकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। 2 आर्टिकल इसमें आएंगे। क्या है ये? इसमें 2 आर्टिकल हैं, बहुत इजी से अच्छी सी इमेज है जो आप लोग के लिए थी, मैंने निकाल दी थी। इसमें 2 आर्टिकल हैं। एक है आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29 ये है, और ये जो है आर्टिकल 30 है। क्या है आर्टिकल 29? सपोज दैट इंडिया के किसी भी रीजन में कोई भी पर्सन रहता हो और उसका कोई भी स्क्रिप्ट हो, उसकी कोई भी कल्चर हो और उसकी कोई भी लैंग्वेज हो। जैसे आप लोगों ने सर ने मिजान सर ने आप लोगों को पढ़ाया होगा कि मोहनजोदाड़ो जब आप लोग पढ़ रहे थे तो मोहनजोदाड़ो जो हड़प्पा वाली सभ्यता, तो उसमें आपने पढ़ा होगा जो वहाँ की स्क्रिप्ट थी वो कैसी थी, कोई पढ़ नहीं पाया, लेकिन क्या होता था वहाँ पे लोग कैसे लिखते थे, जैसे यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ तक आए, है ना, फिर यहाँ से वो वापसी यहाँ नहीं आते थे, ऐसे लिख देते थे, ऐसे चलती थी ना कुछ इस तरीके से। तो ये स्क्रिप्ट है, ये इनकी खास बात थी। इसी तरीके से अगर कोई पर्सन इंडिया में रहता है, पूरे इंडिया में, और उसकी कोई इसी तरीके की या किसी भी तरीके की कोई भी स्क्रिप्ट हो या किसी भी तरीके का कोई कल्चर फॉलो करते हो या उनकी कोई अपनी कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज हो, तो आर्टिकल 29 उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बहुत सिंपल सा, अगर किसी की अपनी कोई स्क्रिप्ट है, ठीक है, कोई कल्चर है और कोई लैंग्वेज है जो यूनिक है उनके लिए, तो आर्टिकल 29 कहता है कि उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी, कोई उनको एक्सपोलिएट नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 29 में बात की गई है। आर्टिकल 30 देख लेते हैं कि आर्टिकल 30 कहता है कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज हैं, अब माइनॉरिटीज होता कौन है? 2 तरह की चीज होती है, एक होता है मेजॉरिटी, एक होता है माइनॉरिटी। मेजॉरिटी जब चीजें ज्यादा वॉल्यूम में हो और माइनॉरिटी वो होती है जो थोड़ी कम वॉल्यूम में। जैसे इंडियन पॉपुलेशन को अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो इंडियन पॉपुलेशन बहुत से अलग अलग रिलीजन है, वहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ज्यूज भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, सब हैं। तो यहाँ पर मेजॉरिटी में कौन है? हिंदूज जो हैं वो मेजॉरिटी में, मुस्लिम, ज्यूज, सिख, ईसाई ये सब जो हैं वो माइनॉरिटी में आते हैं। तो जो ये माइनॉरिटीज हैं इनको अधिकार आर्टिकल 30 ने दिया है कि आप अगर चाहें तो अपने लिए एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। आप चाहें तो अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं और फिर वहां पर आपको अपने रिलीजन वालों को प्रमोट करने के काफी अधिकार आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 29 और 30 ये रहा आपका। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बोला द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 32 किसके लिए बात होती है? सुप्रीम कोर्ट के लिए। बट अगर हम हाई कोर्ट की ये बात करेंगे तो हम लोग किस आर्टिकल के तहत बात करेंगे? आर्टिकल 226 के तहत। दोनों में कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो दोनों जगह एप्लीकेबल होगा। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अगर हाई कोर्ट जाएगा तो उसे आर्टिकल 226 की जरूरत पड़ेगी। बहुत सिंपल सा। अब यहाँ पर एक बेसिक सी चीज आती है कि सपोज दैट मेरे किसी फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, मैंने सोचा कि मैं चला जाऊं सुप्रीम कोर्ट, मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी वहां पे? किस तरीके से एक्शन लेगी, किस तरीके से हमें न्याय देगी, उस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं रिट्स।
उसको हम लोग बोलते हैं रिट्स। अब रिट्स क्या होती हैं? रिट्स एक तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास हैं। वो कब यूज करते हैं जनरली? जब हमारे फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तब जब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे या हाई कोर्ट के पास जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस सिचुएशन को देखेगी किस तरीके के फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है। तो उन्हीं में से वो 5 तरीके की उसके पास रिट होती हैं, उनमें से कोई एक रिट जारी कर देगी। अब क्या रिट होती है, कैसी होती हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं। रिट अंडर आर्टिकल 32, इसमें सबसे पहली जो रिट है उसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। बहुत इजी वे में समझने के लिए हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। हैबियस कॉर्पस क्या है? हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है, थोड़ा सा लैटिन वर्ड है तो अंग्रेजी में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन कोई इशू नहीं है। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? सपोज इट मेरे किसी फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, अब मैं गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिचुएशन बताओ काहे का फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, तो मैंने बताया मेरे आर्टिकल 20 का हनन हुआ। आर्टिकल 20 क्या है? मुझे किसी ने अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट कर लिया। तो अच्छा ठीक है, अरेस्ट किया है तो क्या हुआ? तीनों कंडीशन को फॉलो नहीं किया, 23-24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट के सामने नहीं भेजा, कहें नहीं काफ़ी 48 घंटे हो गए, 72 घंटे हो गए, अभी तक वो अपने पास ही रखे हुए हैं, कहीं कोर्ट के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया है। तब कहेंगे अच्छा रुको हम बता दें। तो सुप्रीम कोर्ट बगल में बैठा होगा, कहेंगे भाई टाइप करो जल्दी से। हैबियस कॉर्पस एक पेपर होगा, एक रिट फाइल की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये पर्टिकुलर कहाँ पे रहते हो तुम? हाँ, हजरतगंज वाले कोतवाली में तुमको अरेस्ट किया था, वहाँ पर एक फैक्स भेजा जाएगा। तो देखेंगे अरे बाप रे बाप, सुप्रीम कोर्ट से एक फैक्स आई, हैबियस कॉर्पस आई है। हैबियस कॉर्पस देखेंगे हालत खराब हो जाएगी इनकी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस को जारी कर दिया तो आपको जिसने अरेस्ट किया है उस पर्सन को लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा क्यों आपने ऐसा किया। इज दैट क्लियर? इस पे कुछ फैक्ट हैं वो हम लोग देख लेते हैं। फैक्ट इसमें क्या है? टू ब्रिंग अ पर्सन अरेस्टेड टू द कोर्ट, इज दैट क्लियर? पहला पॉइंट। और दूसरा क्या होता है कि अगेंस्ट इंडिविजुअल, और ये किसके अगेंस्ट में लाई जा सकती है? इंडिविजुअल और स्टेट के अगेंस्ट में लाई जा सकती है, दोनों जगह। यहाँ पर स्टेट का मतलब कोई यूपी बिहार नहीं है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैंडमस। मैंडमस का मतलब अगेन लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है वी कमांड, हम कमांड देते हैं, हम कमांड। अब क्यों कमांड देंगे, किसको कमांड देंगे? बहुत बेसिक सा। सपोज दैट कोई अधिकारी है, कोई सरकारी अधिकारी, और वो अपना काम अच्छे तरीके से ना कर रहा हो। जैसे लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसका काम क्या है? आपके घर की सफाई करना है, आपके इलाके की सफाई करना है, बट वो सफाई नहीं कर रही है। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट चले गए या हाई कोर्ट चले गए, कहा सर ऐसा है कि हमारा अधिकार है, उसकी वजह से मेरे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, हमें हमारे घर की सफाई चाहिए। तो किस तरीके से होगी? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक ये मैंडमस लाएंगे। मैंडमस का मतलब ही क्या होता है कि कमांड दी जाती है उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को। तो यहाँ पे पर्टिकुलर अथॉरिटी कौन है? LMC, लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और कहा जाएगा आप अपना काम क्यों अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके काम ना करने की वजह से गंदगी फैल रही है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है और लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। इज दिस टू सिंपल मैंडमस? ठीक है, ये कुछ फैक्ट इसमें दिए हुए हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट रिट होती है प्रोहिबिशन। जैसे जो हैबियस कॉर्पस थी वो हम लोग इंडिविजुअल को भी भेज रहे थे और स्टेट को भी भेज रहे थे, इसी तरीके से मैंडमस भी नियरली सभी को भेजी जाती है। बट ये जो प्रोहिबिशन है ये हायर कोर्ट अपनी लोअर कोर्ट को भेजता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भेजेगी, और अगर हाई कोर्ट भेजेगी तो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेजेगी। लेकिन भेजेगी क्यों? यहाँ पर बस एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लिए। भेजेगी क्यों, इसके पीछे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। सपोज दैट कोई पर्सन लखनऊ में रह के कोई प्रॉब्लम करता है, कोई गुनाह करता है, तो होना क्या चाहिए? उसका केस कहाँ चलना चाहिए? लखनऊ में। बट किसी भी वजह से वो केस कानपुर की कोर्ट में देखा जाने लगा। वो तो ज्यूरिसडिक्शन इसकी नहीं है, ये तो लखनऊ में केस होना चाहिए ना। वो कहाँ वाला देख रहा है? कानपुर वाला। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कहेगी? ऐसा है कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन ये नहीं है, आप अपने कानपुर वाले को देखिए, जो लखनऊ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो लखनऊ के मैटर को देखेगी। प्रोहिबिट, रुक जाइए, आप अपनी ज्यूरिसडिक्शन को क्रॉस कर रहे हैं। तो जब इस तरह की कोई रिट हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को भेजी जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन। ठीक है, बेसिक से फैक्ट है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आती है इसके बाद चौथी, प्रोहिबिशन हो गई। इसके बाद आती है एक और आपकी आती है सर्शियोररी। ये थोड़ा सा नाम गलत हो गया है, ये है सर्शियोररी। सर्शियोररी,
सर्शियोरी का मतलब क्या होता है, यही केस को देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था कि हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट को रोका था कि आपकी जुरिसडिक्शन नहीं है, और आपकी जुरिसडिक्शन नहीं है, आप अपनी ओवर जुरिसडिक्शन के बाद जाके काम कर रहे हैं, कह के वो रुक गए, वो वहीं पर रुक जाएंगे। लेकिन अगर सपोज दैट इसके ऊपर फैसला, जैसे कानपुर की अदालत जो थी वो लखनऊ वाले मैटर पे सजा दे देती, देन क्या होता, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि आपकी जुरिसडिक्शन तो नहीं है लेकिन आपको ये केस आपसे लेके मैं अपने पास बुला रहा हूं, तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसके लिए सर्शियोरी रिट जारी की जाती है। एंड द लास्ट एंड द लास्ट लिस्ट है आपकी क्यू वारंटो। क्यू वारंटो, हेलो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? ओके सर, ठीक है, क्योंकि आप एप्लीकेशन कहाँ लगाएंगे, आपका फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो आप कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ये लास्ट तरह क्यू वारंटो लिस्ट कब जारी की जाती है? सपोज दैट आप मान लीजिए कि आपको ये थोड़ा अंदेशा हुआ कि भाई जो आपके दोस्त की जॉब लगी है किसी सरकारी उसमें उसने कुछ धांधली की है, मतलब कि किसी तरीके से वो वहाँ पे पहुँच गया है लेकिन वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब आपको लगा यार कैसे इसको प्रूफ करें यार, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपने क्या किया, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल की, आपने सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला कि सर ऐसा है कि पर्टिकुलर एक पोस्ट है जिस पर एक पर्सन है और मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन उस अथॉरिटी के लिए कैपेबल नहीं है। आप उसकी एक बार जांच करवाइए, उसके डॉक्यूमेंट को चेक करवाइए कि वो पर्सन उस चीज़ के लिए एलिजिबल है या नहीं है। जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कौन सी रिट पास करती है, क्यू वारंटो, और फिर उसके बाद ये क्यू वारंटो उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास जाता है, उससे पूछा जाएगा कि आप किस अधिकार से यहाँ पर बैठे हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन फ्रंट ऑफ मी। आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया तो ठीक है, अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो आपको आपकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इतना ही तक था। इज दैट क्लियर? हाँ बताएं। जी बताएं। किसी भी पर्सन की राइट्स, हाँ, किसी भी पर्सन के अगर सेल्फ रिस्पेक्ट को वो हर्ट होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट होता है, तो सर उसके लिए कोई फंडामेंटल राइट है? डिपेंड करता है सेल्फ रिस्पेक्ट किस वजह से। अब किसी ने, जैसे आपके दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, मैंने किसी ने मुझे कुछ कह दिया, हम लोग मजाक कर रहे थे और उन्होंने कुछ मुझसे नहीं थप्पड़ मारने पे आप नहीं जा सकते कोर्ट, थप्पड़ मारने का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप गांधी जी को फॉलो करिए, एक मारेगा दूसरा बढ़ा दिएगा ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि आप उसके लिए फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हैं। कंप्लीट, लेट कंप्लीट। आर्टिकल 33, 34 और 35 ये सॉरी हाँ, तब वहां पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि डिपेंड करता है कि कमिट आपका इशू क्या है, किस रिस्पेक्ट में है। जैसे यहाँ पे कम्युनल राइट का कॉन्सेप्ट हो सकता है, जैसे सपोज दैट दो पर्सन आपस में लड़ाई कर रहे हैं और किसी ने किसी के रिलीजन के बारे में बोल दिया, ठीक है, रिलीजन के बारे में किसी ने किसी के बारे में बोल दिया, तो वो सिचुएशन पहले देखी जाएगी, और अगर इन जो 12 से 35 के बीच में कोई इशू हुआ तभी वो केस वहां पे जाएगा। लेकिन सिर्फ रिलीजन पे लड़ाई हो रही है, इसके लिए फंडामेंटल राइट के ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, रिलीजन वाले आर्टिकल कौन से थे, 25 से लेकर 28, उसके बीच में अगर कोई इशू होगा तो वो जा सकता है, ऐसे नहीं जाएंगे। अगर किसी के रिलीजन पे बोल दिया कि तुम्हारा रिलीजन अच्छा है, तुम्हारा रिलीजन अच्छा नहीं, तो इसके लिए कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि ये चीजें कंप्लीट हो जाए। देखिए आर्टिकल 33 क्या कहता है, बस यहाँ पे सब चीजें क्लियर हैं, बहुत इजी में। ये है आर्टिकल 33 और ये है आर्टिकल 34, बहुत बेसिक लैंग्वेज में। रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्स, मतलब क्या है कि जो आपकी आर्म्ड फोर्स होती है उनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। क्यों? अगर उनके फंडामेंटल राइट दे दिए गए तो भाई आपकी सुरक्षा कौन करेगा? Who will be responsible to protect yourself from the enemies?
अब पाकिस्तान में कितनी सीज फायर हुआ करते हैं, कौन रोकता है, आर्म फोर्स। तो क्या किया जाता है, इतना सेक्रीफाइस वो हम लोगों के लिए करती है, सेना हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस करती है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं होते उन लोगों के पास। जैसे हम लोग एकदम इजी वे में टहल रहे हैं, बहुत बहुत टफ लाइफ जीते हैं वो लोग, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट फॉर देम। तो ये क्या है, इनके फंडामेंटल राइट उनसे नहीं दिए जाते हैं। ये किस आर्टिकल में इसके बारे में बात हुई है, आर्टिकल 33, आर्म फोर्सेस के फंडामेंटल राइट को एप्लीकेट किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल है कि कभी भी जनरल वे में क्या होता है कि आपकी गवर्नमेंट जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है, बट इन सर्टेन सिचुएशन, जब सिचुएशन कभी कभी बहुत ज्यादा डेरोगेटिव हो जाती है, देन वहां पर हमें मिलिट्री की जरूरत पड़ती है। और वेन एवर दिस सिचुएशन केम, तो जब मिलिट्री वहां पर अपने आप का शासन देखने लगती है सरकार की जगह, तब लोगों के कुछ फंडामेंटल राइट का हनन किया जाता है, तब लोगों के जब फंडामेंटल राइट को रोका जाता है, उसके बारे में बात आर्टिकल 34 में की गई है। क्लियर है, मैं फिर से इसको बोलूंगा। ऑब्वियसली अगर सपोज मान लीजिए आर्टिकल 19 में जो मैंने आपको 6 बताए थे, उसमें से वो कहने कि भैया मेरा मन कर रहा है कि मैं इंडिया में कहीं घूमने जा रहा हूँ, तो कहते हैं घूमने जा रहे तो देखेगा कौन यहाँ पे, रोकना पड़ेगा ना उसको। अगर वो घूमने चला गया, आबाद संरक्षण ने बोला था कि फ्री मूवमेंट है उसका, कहीं भी जा सकता है, अब वो कहे मेरा तो फंडामेंटल राइट है, मैं जाऊंगा, तो हमें क्यों रोकोगे। इसी वजह से इस तरह की सिचुएशन को खत्म करने के लिए कुछ है, देखिए आर्टिकल 34 इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन। होता क्या है, जनरली एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है, गवर्नमेंट देखती है। जब गवर्नमेंट नहीं देख पाती तो इमरजेंसी लगती है, ठीक है, और जब इमरजेंसी भी सिचुएशन क्लियर नहीं होती, तब आर्मी को दिया जाता है, तब आर्मी अपने अकॉर्डिंग चीजों को हैंडल करती है। अब जब आर्मी अपने अकॉर्डिंग चीजों को हैंडल करती है, तो भैया कहा जाता है भैया आपके फंडामेंटल राइट अब उस तरीके से नहीं रह गए जैसे थे पहले, अब आर्मी का रूल है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपका आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 इज नथिंग, वो ये बताता है कि भाई फंडामेंटल राइट में चेंजेस होंगे, बढ़ेंगे, घटेंगे, कौन करेगा, पार्लियामेंट। ओके, दिस इज योर फंडामेंटल राइट। बाकी इसके और बाकी के जो प्रीवियस लेक्चर है उसके क्वेश्चन, अब आप लोग के ढेर सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए रेडी हैं, जो कि आने वाले क्लास में आपको मिल जाएंगे। ओके, यहीं पे बाइंड अप करते हैं बिकॉज आपकी नेक्स्ट क्लास जल्दी ही लगी हुई है। ओके, थैंक यू क्लास। पार्लियामेंट, यही बात तो आर्टिकल 35 में लिखी है। अभी मैंने बोला ना, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट। क्लियर, ओके, तो थैंक यू क्लास, सी यू नेक्स्ट क्लास। बाकी सर आपके नेक्स्ट क्लास के लिए आ रहे हैं। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। अच्छा डायरेक्ट इसको चलाएगा यूट्यूब पे, इसको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इससे अपलोड लीगल राइट बना दिया, जिसको आर्टिकल 300A में रख दिया गया है।